Jungle. लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। आज उत्तर प्रदेश में पूरे महिला सशक्तिकरण के नाम पर हर ज़िले, हर नगर, हर गांव के चौराहे पे बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी हैं कि महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है, लेकिन आज कोई भी महिला सशक्तिकरण का काम धरातल पे नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? मुन्ना सिंह जी, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, क्या वो काफ़ी हैं या धरातल पे वो दिख रहे हैं? क्या पोजीशन है? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, वो भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया है और आज भी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयासरत है, लेकिन वो आज भी धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि एक तो अशिक्षा, अपने यहाँ महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है और वो सही माने में जो महिलाओं की योजनाएं हैं उनका लाभ वो नहीं ले पाती हैं और वो अपनी परेशानी को, अपने प्रताड़ना को, अपने अत्याचार को समाज में नहीं बोल पाती हैं। क्योंकि आज हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में शुरू से ले लीजिए, इतिहास गवाह है कि महिलाओं को सदा दबाया जाता आया है और वो आज भी खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। ये उसका परिणाम है कि उनके ऊपर अत्याचार होते रहते हैं और वो खुल करके अपनी बात को नहीं कह पाती हैं। इसलिए आज भी वो समाज में दूसरे नंबर पर ही गिनी जाती हैं और उनको आज भी समाज बराबरी का दर्जा नहीं देता है। इसका मुख्य कारण यही है और दूसरा कारण ये है कि हमारी मानसिकता, आज समाज में जो पुरुष वर्ग है वो महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहता है। लंबी चौड़ी बातें तो सभी करते हैं, समाज में बैठ करके दूसरे को समझाने का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका खुद अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य को अपने विचार को बदलना पड़ेगा और अपने व्यवहार को, आचरण को बदल करके महिलाओं को बराबर का सम्मान देना पड़ेगा। तभी ये संभव है कि महिलाओं को बराबर का दर्जा मिल सके। मुन्ना सिंह जी, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, उदा देवी जैसी क्रांतिकारी महिलाएं रही हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया है। उसके बावजूद भी आखिर वह क्या वजह हुई कि आज़ादी से पहले तो महिलाओं का इतना अच्छा सम्मान था, उनके हाथ में जो राज था वो लड़ती थी, लेकिन अब नहीं हो पा रहा ये चीज़। उस समय भी ये महिलाओं ने विरोध किया, विरोध में तलवार उठाई और जंग में बराबर हिस्सेदारी निभाई और शासन भी किया है। जिनके नाम आपने गिनाए हैं ये शासक रही हैं और इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, विरोधियों के खिलाफ मैदान में बराबर का लोहा लिया है और उसमें पुरुषों को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ये एक उदाहरण बनकर ही रह गए। आज भी महिलाएं हैं ऐसी जो अपनी बात को समाज में उठाती हैं, जो सामाजिक संगठन भी चला रही हैं महिलाओं के लिए और वो महिलाओं की आवाज़ को उठाती हैं। लेकिन ये एक बहुसंख्यक समाज ऐसा है महिलाओं का जो अपनी बात को खुल करके वो समाज में नहीं बोल पाता है, जिसका कारण ये है कि पुरुषों का मनोबल बढ़ता है और उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते जाते हैं।
लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। भोला सिंह जी, महिला सशक्तिकरण का मतलब महिला ताकतवर बने, लेकिन महिला ताकतवर बने तो वो अपने परिवार का उत्थान करे, अपने परिवार को लेके चले, अपने परिवार के लोगों को, अपने घर के कर्ता को मनोबल दे, उसका सहारा बने, उसको बल दे। लेकिन महिला सशक्तिकरण का जो एक माने देखा जाता है, लोग सोचते हैं कि महिला को सशक्तिकरण करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए जब हम कर देंगे तो वो हावी होने लगती परिवार पे। ऐसा क्यों होता है? ये कौन रोक सकता है इसको? देखिए, निश्चित तौर पे समाज से संबंधित ये गूढ़ प्रश्न महिलाओं के प्रति स्वयं एक दुर्भावना होती है, क्योंकि महिला एक माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है। तो महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा अपने सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि पुरुष जो उस महिला का बाप भी हो सकता है, भाई भी है, पति भी होता है और वो पूर्णतः सहयोग करता है। लेकिन समाज में कुछ विसंगतियां इस तरह की हो जाती हैं जिसकी वजह से महिलाएं पुरुषों पर हावी होने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। और तमाम मामलों में ये देखा गया है कि महिलाएं पुरुषों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा देती है। इससे महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण इस बात से होगा कि वो पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल करें और कंधे से कंधा मिला करके चलें। ये हम सभी को अपने परिवार में जब महिलाएं बच्ची के रूप में होती वहीं से संस्कार देना होगा कि महिला को प्रताड़ित न करे, बल्कि उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखे। अब आपने देखा होगा कि जब घर में नई नवेली बहू आती है और वो चूंकि अपने परिवार को छोड़ करके तुम्हारे साथ में नए घर में आती है, तो यहाँ की महिलाओं को उसकी सहायता करना चाहिए, ना कि एक सास के रूप में उसको प्रताड़ित करना चाहिए। ये उसके दिमाग में बात धर जाती है और वो परेशान होती है, वो भी इस बात को कि देखिए हमारी सास ने हमारे साथ ऐसा किया था, हमारी ननद ने हमारे साथ ऐसा किया था, तो इन सबको त्यागना होगा। और वो जो घर का मुखिया है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पिता के रूप में, उनको ये संस्कार देना पड़ेगा कि महिला को सम्मान देना पड़ेगा। और साथ में पुरुषों से बराबरी करने की बात तो ठीक है, लेकिन उनके ऊपर हावी होना ये गलत है। भोला जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि अशिक्षा, जैसे मुन्ना सिंह जी ने कहा, अशिक्षा बड़ा एक कारण है। और दूसरी चीज़ एक जो है, जहाँ तक कि हम समझते हैं कि पढ़ाई में महिलाओं के किरदार, जो महिलाओं ने काम किए हैं, चाहे वो फातिमा बीबी हों, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे चांद बीबी हो या रज़िया सुल्तान हो, क्या इनके किरदार को पढ़ाना नहीं चाहिए? इनको पढ़ाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि किस तरह से महिलाओं ने अपने परिवार के लिए तलवार उठाई, जंग करी और लड़ाई की। झांसी की रानी ने सिर्फ झांसी में अपने पति के मृत्यु के बाद अपने बच्चे को हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो क्या ये चीज़ें नहीं पढ़ाना चाहिए, कोर्स में लाना चाहिए? जबकि अभी नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में 9 दिन नवरात्र होते हैं और 9 दिन में देखिए महिला के 9 रूप दिखते हैं।
वही दुर्गा है, वही अन्नपूर्णा है, वही सरस्वती है, वही कालीवंती है, वही जो है चंडी का रूप धारण करती, सारे रूप उसके पास हैं। तो क्या ये पढ़ाना नहीं चाहिए कि पढ़ाई इसको कराई जाए और महिला का जो किरदार दिखाया जाए कि कोर्स में रखा जाए, शुरुआत से पढ़ाई कराई जाए इसकी? इन लोगों के बारे में, चाहे वो बेगम हजरत महल हो, चाहे उदा देवी हो, चाहे लोपा हो, चाहे मुद्रा हो, और चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में शिक्षा में पढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही उनके आदर्शों को भी बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि महिला चूँकि विश्व की आधी आबादी है, ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में लागू होता है कि महिला अगर सशक्त है और तो वो समाज को आगे बढ़ाएगी। जब समाज आगे बढ़ेगा तो विश्व आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, और जिला और गांव और समाज के साथ साथ परिवार आगे बढ़ेगा। तो ये पढ़ाया जाना आवश्यक है। और मैं बताऊं कि आपको महिला सशक्तिकरण के लिए मैं समझता हूं कि मिलिट्री में, फोर्स में उनको जगह दी जानी चाहिए। उनके साथ ये नहीं किया जाना चाहिए कि साहब में महिला है, कोमल है, इसलिए नहीं कर सकती। क्योंकि हमने देखा है कि बेगम हजरत महल ने जो चिनहट पे, आजकल जो चिनहट है, यहाँ पर उन्होंने युद्ध किया था, न जाने कितने अंग्रेजों को मारा, राजा जयलाल सिंह वहाँ पर शहीद हुए। तो महिला जो है वो किसी धर्म की नहीं होती, तो किसी जाति की होती। महिला केवल महिला है, वो जिस जहाँ जाती है उस धर्म की होती है और उस जाति की होती है। और वो इसलिए मैं कहता हूँ कि माँ सबकी होती है, न किसी जाति की है, न किसी धर्म की है, वो देश की होती है। इसलिए इनके बारे में पढ़ाया जाना आवश्यक है। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पुलिस में महिलाओं को भर्ती तो करा दिया, लेकिन उनको लखनऊ में आप देखें कि कितने थानों की थाना अध्यक्ष महिलाएं हैं। मेरे ख्याल से केवल महिला थाना को छोड़ करके अन्य थानों में महिलाएं जो है थाना अध्यक्ष नहीं। साथ ही डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देख लीजिए। जो उत्तर प्रदेश में सरकार में महिलाओं को, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इसने कितने जिलों को महिलाओं के पद से डीएम के रूप में सुशोभित किया। मैं समझता हूं कि बहुत ही कम, नगण्य संख्या होगी। इसलिए सरकार को भी इस मामले में चाहिए कि थानों में महिला थाना अध्यक्ष, जिलों में डीएम, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ आप देख लीजिए, वहाँ वाइस चांसलर कितनी है, महिलाएं नहीं हैं। तो ये प्रश्न चिन्ह की उनमें योग्यता कम है, तो योग्यता कम नहीं है, योग्यता बहुत है, लेकिन उसको आगे लाने की ज़रूरत है। साथ साथ महिलाओं को भी ये सोचना होगा कि हमें अपने अधिकार के लिए आगे आना होगा, और उसमें पुरुषों को, पुरुष उस महिला का भाई भी हो सकता है, पिता भी है, पति भी है, इनको भी सहयोग करना होगा, तभी महिला सशक्तिकरण सफल हो। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। आखिर क्या वजह है कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद नारी सशक्तिकरण पर कोई असर नहीं हुआ, ना महिलाओं को उनका अधिकार उतना मिल पा रहा है, ना ही महिलाओं को किसी तरह का वो सम्मान मिल रहा है। धन्यवाद, आपने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया है। चूँकि मैं एक महिला हूँ, इसलिए महिला सशक्तिकरण पर मैं ज़्यादा इस चीज़ को आगे लाना चाहूँगी और इस बात को चर्चा का विषय भी बनाना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग हमेशा से यही रहे कि महिलाओं की भागीदारी पूरे पुरुष समाज में आधी है।
जितना पुरुष इस समाज को आगे बढ़ाने में आगे आते हैं उतना ही महिलाओं की भी भागीदारी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि महिलाएं जो हैं वो देश के लिए और घर के लिए पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बाहर भी काम करती हैं और घर को भी देखती हैं और बच्चों को भी देखती हैं। तो जो बच्चे हमारे हैं वो देश का भविष्य हैं, उसके लिए वो बहुत उनकी यात्रा जो ये जीवन वाली है वो ज़्यादा लंबी और कठिन है। इसी के साथ ही हम एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि अपने मौजूदा सरकार से मेरी अपील भी है कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। मन में हो विश्वास तो हम इतिहास बदलेंगे, हम कल की बात नहीं करते, हम आज बदलेंगे। महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में जो उनकी शक्ति है उसको सुधार करना और उसके आगे बढ़ाने का काम है, यही इसका मेन मकसद है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च 1975 में की थी और नैरोबी में इसका अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन भी हुआ था जो 1985 में हुआ था। महिला सशक्तिकरण पर पहला सम्मेलन नैरोबी में हुआ था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस देश में नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं, देवता का निवास होता है। वो कभी बेटी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में और कभी माँ के रूप में विश्व का सृजन करती है। किसी समाज को जागृत करने के लिए महिलाओं को उठाना, ऊपर उठाना, उनको आगे बढ़ाना, ये एक बहुत ज़रूरी कार्य है। उनको जागृत करना एक बहुत ज़रूरी कार्य है। जब वो अपना एक कदम आगे बढ़ाती हैं तो उनका परिवार एक कदम आगे बढ़ता है, उनका गांव आगे बढ़ता है और पूरा राष्ट्र तरक्की की तरफ उन्मुख होता है, प्रखर होता है। इसी के साथ ही हम ये बात कहेंगे कि महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गए जो अधिकार हमारे लिए हैं, बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उनमें चूँकि हम लोग पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं तो वहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो 50% की है। तो जो हमारे लिए जो अधिकार बनाए गए हैं उनमें हम यही कहेंगे कि जो अधिकार है उनमें है समान वेतन का अधिकार। अगर कोई महिला जॉब कर रही, नौकरी कर रही है तो उसको समान अधिकार होना चाहिए। उसमें कार्यस्थल में जो उत्पीड़न होता है उसमें उसके खिलाफ कानून होना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या का भी कानून है, संपत्ति पर अधिकार का भी कानून है। और इन सब चीज़ों में जो मेन मुद्दा निकल करके आता है कि अगर किसी महिला के साथ कुछ दुराचार होता है, दुर्व्यवहार होता है और उसकी हम निष्पक्ष जांच कराना चाहें तो वहाँ पर उसकी गरिमा और शालीनता को भी बरकरार रखना चाहिए। और इसके लिए हमें या तो किसी महिला को उसके संग रखना चाहिए या जो उसका वो कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, वो महिला ही होनी चाहिए। लेकिन महिला सशक्तिकरण का जो कार्य धरातल पर होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। इसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। पहली बाधा तो सबसे बड़ी यही है कि सामाजिक मापदंड नहीं रहा सही है। कार्य क्षेत्र में सामाजिक शोषण होता है, लैंगिक भेदभाव होता है, भुगतान में भी भेदभाव होता है, अशिक्षा है लेडीज़ में, बाल विवाह भी इसके एक बड़ी रुकावट है। महिलाओं पर होने वाले जो अपराध हैं वो भी बहुत बड़ी रुकावट है। और कन्या भ्रूण हत्या तो है ही, जो बहुत ज़माने से चली आ रही है और अभी भी उसको पूरी तरह ख़त्म नहीं किया गया है। जब तक इन सब में सुधार नहीं होगा महिला सशक्तिकरण को धरातल पर पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते। और इन सब को सुधार के लिए हमारी जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको आगे आना पड़ेगा और पूरी तरह से जो उसने कागज़ पे अपने रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए हैं, उनको धरातल पे लाना पड़ेगा। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। महफूज आलम जी, दुनिया में अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में तो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा कानून भारत में बने
और पूरी दुनिया में पहली महिला सेना जो बनी रानी लक्ष्मीबाई की, और दूसरी जो सेना बनी वो बेगम हजरत महल की। और दोनों ने जो है बहुत बड़ा काम किया, अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। और बेगम हजरत महल, उदा देवी इनकी सिपह सालार रहीं, झलकारी बाई वगैरह रहीं, तो इनकी फ़ौज में जो थी, तो अब अंग्रेज़ सिर्फ अवध में ही आके हारे थे, बाकी कहीं नहीं हारे थे। उसके निशान आज भी मौजूद हैं लखनऊ में। तो इतने कानून होने के बावजूद महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों ये राग अलापा जाता, क्यों इसका एडवर्टाइज़ किया जाता, क्यों जो है महिला सशक्तिकरण के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है? देखिए असलम साहब, ये टॉपिक आपने बहुत ही अच्छा उठाया है, महिला सशक्तिकरण। हमें ये जानना होगा, महिला तो हम जानते हैं, ये सशक्तिकरण क्या है, ये क्या चीज़ है, इस वर्ड के असली शब्द के असली माने क्या है? सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को वो स्वतंत्रता देना कि वो स्वतंत्र रूप से पढ़ें और हर अपॉर्चुनिटी पे उनको बराबर का हक हो। आज़ादी के पहले को छोड़िए, अब आज़ादी के बाद आइए, जब संविधान हमारा बना, आज़ादी के बाद 1950 में लागू हुआ, तो संविधान में सबको बराबरी का हक दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया आर्टिकल 14 में, और ये कहा गया समाज सब विधि के समक्ष सब बराबर हैं। अब बराबर में हिंदुस्तान में, भारत में 48% की आबादी महिलाओं की है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर औरत है। सारे हिंदुस्तान के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री है। पंचायत इलेक्शन में, लोकल बॉडीज इलेक्शन में तो रिजर्वेशन और कोटा उनको दिया गया, लेकिन संसद में अभी तक कोटा नहीं महिलाओं का बन पाया। क्यों? क्वेश्चन उठता है, क्यों? सवाल उठता है, क्यों? कागज पर सशक्तिकरण करना और असलियत में धरातल पर सशक्तिकरण, दोनों में फर्क है। हमारे वहाँ कानून तो बन रहे हैं, लेकिन उस कानूनों का मिसयूज होता है, और धरातल पर आपको महिला सशक्तिकरण जो दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ना के बराबर दिख रहा है, चाहे वो अपराध का क्षेत्र हो और चाहे वो शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो। जब कभी किसी पढ़ाई का रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि लड़कियां सबसे आगे निकल गई पढ़ाई में, लेकिन जब आप प्रशासन में देखते हैं तो ना आपको किसी जिले में बड़ी पोस्ट पर पुलिस में लेडीज ऑफिसर दिखती है, ना प्रशासन में आज कहीं डीएम और बड़ी ऑफिसर दिखती है। ऐसा क्यों? ये भी सवाल हम अपने आप से पूछ रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जैसा देश जो छोटा सा है, हमारे एक सूबे के बराबर है, वहाँ पर 2002 से 70% जो है रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं। फ्रांस, साउथ कोरिया और नेपाल में 50% टिकट महिलाओं को ही दिए जाते हैं। हमारे वहाँ अभी रिजर्वेशन संसद में लागू नहीं है। मैंने अभी कहा, हम किस सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं हम साहब? किताबी सशक्तिकरण की, बैनर पोस्टर सशक्तिकरण की, या 74 साल हो गए आज़ादी के, हम 50% महिलाओं को शासन, प्रशासन और विधायिका, न्यायपालिका में नहीं ला पाए? इसमें किसकी गलती है? हमारी अपनी गलती है। हम कानून बनाना तो संसद में बैठ के बहुत आसान है, लेकिन कानून का एग्जीक्यूशन, मैं लगातार कहता हूं कि किसी भी कानून का एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन होना धरातल पर बहुत आवश्यक होता है। और आपने अभी कहा कि हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा कानून बने, लेकिन उन कानूनों का धरातल पर कोई भी निष्पादन, एग्जीक्यूशन आज तक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है और महिलाओं पर अपराध भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि सबसे पहला फैक्टर जो किसी को सशक्त बनाने का होता है वो शिक्षा होता है। इस बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं, और शिक्षा में महिलाएं हैं, आगे आती हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी एक व्यक्ति को शिक्षित करने का मतलब, किसी पुरुष को एक शिक्षित करने का मतलब साफ होता है कि एक व्यक्ति को शिक्षित करना, और किसी महिला को शिक्षित करने का मतलब होता है परिवार को शिक्षित करना।
क्योंकि वो परिवार चलाती और वो पूरे परिवार को लेकर चलती। लेकिन शिक्षा के स्तर कितना गिरा हुआ है अभी तक। कानून बनाने से कुछ नहीं होता, कानून का निष्पादन बहुत जरूरी है। और वो निष्पादन मैं लगातार कहता आता हूँ, निष्पादन कराने, एग्जीक्यूशन, कानून का एग्जीक्यूशन कराने का काम विधायिका का भी नहीं है, न्यायपालिका का भी नहीं है, वो कार्यपालिका का है। और कार्यपालिका हमारे वहाँ किसी भी कानून का निष्पादन पूरी तरह सही तरीके से करने में पूरी तरह फेल्योर लगातार है। इसी वजह से किसी कानून का असर नहीं दिखता है आपको, कि किसी कानून का असर दिखे। तो इसलिए ये आपको सशक्तिकरण बोर्डों पर दिख रहा है, बैनरों पर दिख रहा है, पोस्टरों में दिख रहा है, लेकिन धरातल पर आपको क्या दिख रहा है कि कहीं पर हमेशा महिलाएं दबाई जा रही हैं, हमेशा महिलाएं कुचली जा रही हैं। और हम उनको बहुत ही आसानी से आज़ादी के 74 साल बाद अबला की संज्ञा से पुकारते हैं। यानी वो अबला हैं, 48% पॉपुलेशन अबला है और बाकी 52% पॉपुलेशन बलशाली है। ये हम अपनी जबान से कहते हैं, जब उनको अबला कहते हैं तो ये मान लेते हैं कि 52% पॉपुलेशन बलशाली है और 48% पॉपुलेशन अबला है। हम क्यों मानते हैं उसको अबला? हम उसको बलशाली बनाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। यही हमारी बात, बहुत लंबी हो जाएगी।